दोस्तों इस साल का ओलंपिया बहुत ही एक्साइटिंग था। सारे एथलीट्स बहुत ज़बरदस्त थे। यहाँ पर अगर मेंस 212 की बात करूँ, क्योन पियर्सन ने अपनी बेस्ट एवर फिजिक दिखाई। यहाँ पर क्लासिक फिजिक की बात करूँ, क्रिस बमस्टेड ने अपनी हार्डेस्ट और परफेक्ट फिजिक दिखाई, सबसे बेस्ट। और ऐसे ही मेंस ओपन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सैमसन दादा हार्डी चुपन ने भी अपनी लाइफ की बेस्ट फिजिक दिखाई। शो तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से खत्म हुआ, इससे ज़्यादा हम कुछ मांग नहीं सकते थे। कुछ मायूस कर देने वाली चीज़ें भी हुई, जैसे कि सीबम ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया, छठा अपना टाइटल इस साल जीत करके, और रिटायरमेंट के बाद बहुत सारे लोगों का दिल टूटा। यहाँ पर लेकिन दोस्तों चीज़ें यहीं तक ही नहीं रुकती है। मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं उन प्रॉब्लम्स की जो ओलंपिया में बिल्कुल नहीं होने चाहिए थे, एक इतनी बड़ी स्टेज पर जहां पर कि कुछ ऐसी चीजें हुई जिसको कि हम नाम देंगे ग्लिच और कहेंगे उसे टेक्निकल एरर। इसमें मैं बहुत सारी चीजें रखने वाला हूं। दोस्तों सबसे बड़ा ग्लिच तो मिस्टर ओलंपिया वालों से इस बार शायद मिस्टर ओलंपिया चुनने में ही रह गया, क्योंकि यहाँ पर अगर स्कोर कार्ड्स की माने तो दुनिया के टॉप 2 बॉडी बिल्डर्स इस साल बने हार्डी चुपन और नंबर 1 पे सैमसन दादा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इन दोनों के स्कोर्स एग्जैक्टली सेम है, और ये बहुत हैरानी की बात है कि 2 बॉडी बिल्डर्स को सेम स्कोर्स कैसे दिए जा सकते हैं। यहाँ पर प्री जजिंग की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, 8-8 पॉइंट्स दोनों को मिले। इससे पहले मैंने एक वीडियो बना करके आपको समझाया था कि ये पॉसिबल है ही नहीं, टेक्निकली मैथमेटिकली किसी भी तरह नहीं। ऐसे अगर होगा तो फिर फाइनल्स में भी जजेस ने ऐसा क्यों नहीं कर दिया। जो अब दोस्तों जरा सोच के देखो, जो स्कोर्स जजेस ने प्री जजिंग में दिए अगर ऐसे फाइनल्स में दे दिए होते, ये दोनों बॉडी बिल्डर्स तो एक साथ फर्स्ट आ जाते। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ और ऐसा कभी पॉसिबली हो भी नहीं सकता। मैथमेटिकल एरर है ये, और इस एरर को सुलझाने के लिए भी कोई सामने से रिस्पांस नहीं आया IFBB का, किसी भी ऑफिशियल जज का, कि उन्होंने इस तरीके की स्कोरिंग कैसे दे दी। ये ऑफिशियल स्कोर कार्ड्स हैं और इतना बड़ा ग्लिच इन स्कोर कार्ड्स के ऊपर ही फाइनल रिजल्ट्स डिसाइड करते हैं और रिलाई करते हैं, जिसमें कि हार्डी चुपन के 17 स्कोर्स और सैमसन दादा के 14 स्कोर्स हैं। अभी फ़र्ज़ करके देखो, अगर हार्डी चुपन के स्कोर्स यहाँ पर 17 की जगह कम निकल जाएं, 15, 16 या 14 ही निकल जाएं, तो क्या ऐसे में हार्डी चुपन के साथ गलत नहीं हुआ कि उनको सेकंड डाल दिया गया? क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता था कि हार्डी यहाँ पर फर्स्ट हो और इन स्कोर कार्ड्स की एरर की वजह से सेकंड आ गए हो। जजेस अपने राइट स्टेट ऑफ माइंड में नहीं थे ये पॉइंट्स देते वक्त, और ये इन स्कोरिंग्स को देख करके पता लगता है। ये जजिंग नहीं है, ये बहुत ही एक गलत डिसीजन था, और मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स पलट सकते थे। सोच के देखो, अगर हार्डी चुपन को ये चीज़ पता लग जाए कि मेरे साथ इस तरीके से हुआ है, ईरानियन फैंस तो उनके भाई हल्ला ही मचा देंगे। खैर अनफॉर्चुनेट बात है कि ये बात अभी तक भी, ये मुद्दा अभी तक भी दबा हुआ है और मुझे नहीं लगता कि उठ सकता है। यहाँ पर हम चलते हैं अगली ग्लिच पे। इसमें दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये लोग मैनेजमेंट ही नहीं संभाल पाए। आप ये समझ के देखो, एक बॉडी बिल्डर जब पोजिंग करने आता है ना, तो वो कई महीनों से पोजिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है, और हर एक बॉडी बिल्डर का अपना एक पोजिंग म्यूजिक होता है। वो सिर्फ उसी म्यूजिक पे प्रैक्टिस करते आता है ताकि अपना बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल सके स्टेज पे, एक स्टाइल के साथ, एक एनर्जी के साथ, एक पैशन के साथ पोजिंग कर सके। एक तरह से आप इसको एक डांस परफॉर्मेंस समझ के चलो, और सोचो जिस दिन आपका एनुअल फंक्शन हो उस दिन आपको कोई स्टेज पे चढ़ा दे और जिस गाने पे आपने रिहर्सल करी वो गाना ही ना चले और उसकी जगह कोई और गाना चल जाए, तो आपकी परफॉर्मेंस कैसे हैम्पर होगी। ऐसा ही हुआ इस साल एंड्रयू जैक्ट के साथ में। दोस्तों एंड्रयू जैक्ट जिस म्यूज़िक पर पोजिंग करते हैं वो म्यूज़िक इन लोगों ने चलाया ही नहीं, और एंड्रयू आप सामने देख सकते हो अनकंफर्टेबल हो गए। ये कह रहे थे बार बार कि ये वो मेरा म्यूज़िक नहीं है, मैं इस पर पोजिंग नहीं कर सकता हूँ, और एंड्रयू की एक बहुत अच्छी खासी पोजिंग ख़राब कर दी गई। और ये थे फाइनल्स की बात। सोचो इतने बड़े एथलीट के साथ ऐसा हुआ और एंड्रयू चले गए, ज़्यादा पोज कुछ करा नहीं, ऐसे ही चले गए वो। मिस्टर ओलंपिया में इस साल इस तरीके के टेक्निकल ग्लिच दिखे। इस ग्लिच का शिकार होते हुए हमें दूसरे एक बड़े एथलीट दिखे, ब्रेयन एंसले। ब्रेयन एंसले के साथ तो ऐसा हुआ कि पोजिंग म्यूजिक ही नहीं चलाया गया था और वो बिना पोजिंग म्यूजिक के ही पोजिंग कर गए। सोचो कितना ज़्यादा उस एथलीट को ऑकवर्ड फील हो रहा होगा, कितनी उसको एक शर्मिंदगी लग रही होगी कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये बिना म्यूजिक के पोजिंग, ये किस तरीके का मैनेजमेंट है। इसके बाद में यहाँ पर अगर आप कमेंट पढ़ो तो बहुत सारे फिगर कॉम्पिटिटर्स के साथ में भी ऐसा हुआ है कि गलत म्यूजिक चला करके उन सारी एथलीट्स ने पोजिंग करी है। हमें पता नहीं लगता बिकॉज फिगर एथलीट्स या वुमेन कैटेगरीज इतनी फेमस नहीं होती है, लेकिन उनके साथ भी ऐसा कई बार हो चुका है। एक एथलीट यहाँ कमेंट करती है कि सेवरल फिटनेस गर्ल्स के साथ ऐसा लास्ट नाइट हुआ था। कितने लोगों के साथ ये लोग ऐसा कर चुके हैं, और उसके बाद भी ये नहीं है कि उस चीज़ को सुधार ले। इसके बाद में दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो हमें ये मालूम है कि इस साल सीबम ने रिटायरमेंट ले ली है, पर मेरे को बहुत अजीब लगा जब जजेस इस बार एक नया रूल लेकर के आए कि लाइन के बाहर आप स्टेप आउट नहीं कर सकते हो, और उसके बाद उन्होंने बक्से बनाए। बहुत अच्छी बात है बक्से बनाए, और उस बक्से के अंदर ही खड़ा होना एथलीट्स के लिए सपोज्ड था, यानी एथलीट्स को उसी बक्से के अंदर खड़ा होना था। यहाँ पर सीबम को कई बार जजेस ने डांटा है, बार बार ये बोला कि बॉक्स के अंदर खड़े हो। Relax, gentlemen, get in a box, please. Everyone in a box. Chris, move a little bit. Chris, stop it. Guys, get back in your box. Knock it off.
In your box. Chris, stop it. Earth back up. Once again, gentlemen, stay in your box. अब इसके अंदर आप ये देखोगे समझ ही नहीं आएगा कि बॉक्स है क्या, क्योंकि थोड़ी देर बाद शिवम बीच में आ जाते हैं और वो क्रॉस पे खड़े हुए हैं। अर्श कहते हैं बॉक्स में आओ। वो जैसे बॉक्स में आए तो जजेस ने बोला परफेक्ट। फिर उसके बाद सामने से इन्हीं का एक बंदा आता है जो बॉक्स से हटाकर क्रिस बमस्टेड को वापस क्रॉस पे खड़ा कर देता है, जबकि जजेस ने बॉक्स पे खड़े होने के लिए बोला है। और अब यहाँ पर क्रॉस पे खड़े होकर के ही जजेस पोजिंग करवा रहे हैं। अगर जजेस को इसी क्रॉस पे पोजिंग करवानी थी तो इसके साथ वाले बॉक्स पे ला करके इनको परफेक्ट क्यों बोला? परफेक्ट। तो जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बोला था ना कि जजेस अपने राइट स्टेट ऑफ माइंड में नहीं थे, ये उसका दूसरा एग्जांपल है कि जजेस बॉक्स पे खड़े होने को परफेक्ट कहते हैं, उसके बाद क्रॉस पे खड़े होकर पोजिंग करवा रहे हैं और सब चल रहा है। वैसे इसको हम जजेस का कंफ्यूज होना कहेंगे। इसके बाद आप गौर करें दोस्तों, ये एथलीट्स अपनी अपनी जगह पे ही खड़े हैं और जजेस फिर से एक और लाइन बोल देते हैं, स्टे इन द बॉक्स। रिलैक्स, स्टे इन द बॉक्स। और कितना स्टे करे बॉक्स के अंदर, पहले से ही तो खड़े हुए हैं और जजेस ये भी नहीं जानते कि टेक्निकली इन्होंने इन एथलीट्स को बॉक्स के अंदर खड़ा कर ही नहीं रखा। क्रिस बमस्टेड क्रॉस पे खड़े हैं, लेफ्ट में माइक समरफील्ड आउट ऑफ बॉक्स खड़े हैं और राइट में अर्श भी बॉक्स के अंदर नहीं खड़े, क्योंकि इस क्लिप में आप देखो उन्होंने मेंस फिजिक एथलीट्स को कहाँ खड़ा कर रखा है, ये है बॉक्स। तो इनको पता ही नहीं कि हमने एथलीट्स को एक्चुअली में बॉक्स पे वैसे ही नहीं खड़ा कर रखा है, तब से पोजिंग करवा रहे हैं। ऑल्दो एथलीट्स अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल टिक्के खड़े हुए थे इस पोजिंग के दौरान, लेकिन फिर भी इन्होंने एक लाइन बार बार बोली है, स्टे इन द बॉक्स। इतनी बार बोली है कि उससे टाइम ज्यादा वेस्ट कर रहे थे ये लोग और एथलीट्स को पोजिंग करने में बार बार डिस्टर्ब कर रहे थे। उन एथलीट्स को कंफ्यूजन है कि बॉक्स है कहाँ पे, क्योंकि तुम्हें ही खुद नहीं पता कि बॉक्स कहाँ पे है और तुम डांट रहे हो उन एथलीट्स को। एक्चुअली में इससे एथलीट्स का भी कॉन्फिडेंस टूटता है जब एक बात के लिए उनको बार बार टोका जाए। सोचो आप कोई परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहे हो और आपको टोका टाकी हद से ज़्यादा मिल रही है, क्या आपका कॉन्फिडेंस उस टाइम पे लूज नहीं होगा? ये तो खैर प्रो एथलीट्स हैं, टॉप के एथलीट्स हैं। ये हरकतें करी जजेस ने, खुद कंफ्यूज हैं, खुद को नहीं पता कि हमने एथलीट्स को कभी बॉक्स में खड़ा कभी क्रॉस पे खड़ा कर रखा है और एथलीट एक जगह टिक के खड़े हुए हैं, तब भी उनको बार बार लाइन के अंदर लाने की वार्निंग दे रहे हैं कि स्टे इन द लाइन, स्टे इन द बॉक्स। Your favorite classic pose. Stay in the box. और फिर कह रहे थे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपको स्टेज से उतार देंगे। उससे ज्यादा टाइम वेस्ट तो इन्होंने ये स्टे इन द बॉक्स वाली लाइन बोल बोल के कर दिया। अभी अच्छी बात है कि IFBB ने वाला एक रूल निकाला, मैं इस चीज को अप्रिशिएट करता हूँ, बॉक्स वाली चीज को। एक्चुअली में मैं इसके सपोर्ट में हूँ, मैं आपको बताऊं, और होना चाहिए। आप समझो इस चीज को कि पहले एथलीट्स टक्कर खाते थे, एक दूसरे से कोहनियां टच करते थे और फिर पलट पलट के लड़ाइयां हमने देखी हैं 2014 में फिल हीथ और काई ग्रीन की कितनी हुआ करती थी। तब से आज तक कभी बॉक्स नहीं आया। ये बॉक्स इसी साल इंट्रोड्यूस हुए ताकि आपस में लड़ाई ना करे, कोहनियां ना टकराए, पोज करते वक्त आपस में ना टकराएं। ये अच्छी चीज़ है, पर आप पहले खुद तो क्लियर हो जाओ कि बॉक्स है क्या आपके लिए। ये चीज़ प्रॉब्लमैटिक है, बॉक्स का कॉन्सेप्ट लाना प्रॉब्लमैटिक नहीं है। इन सब बातों के बावजूद भी मैं इस चीज़ से नहीं उभर पा रहा हूँ कि आप एक इतने बड़े एथलीट को इस तरीके से डांट रहे हो। उस एथलीट का दर्जा देखो यार, इतना अच्छा एथलीट है वो, इतना मैनरफुल एथलीट है वो एक डिवीजन की शान है, बल्कि पूरे ओलंपिया की शान है वो एथलीट। उसको इस तरीके से बार बार बोल रहे हो, वो कंफ्यूज हो रहा है कि मेरे साथ ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसे एथलीट को इस तरीके से ट्रीट करा, वो भी उसके लास्ट ओलंपिया वाले दिन। मुझे ये चीज़ बहुत ख़राब लगी। चलो कोई नहीं, जजेस बहुत स्ट्रिक्ट थे इस साल, पर जहाँ ये अपने बॉक्स के प्रोटोकॉल को लेकर के इतने स्ट्रिक्ट थे, वहाँ 6 बॉक्स बनाते हैं और बुलाते हैं 7 एथलीट्स को। ये चीज़ हमने देखी मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग के अंदर, जब प्री जजिंग चल रही थी, वहाँ पर इन लोगों के बॉक्स कम पड़ गए, इन्होंने इतने एथलीट्स बुला लिए फर्स्ट कॉल आउट में। आमतौर पे प्री जजिंग में 6 एथलीट्स आते हैं, इन्होंने पहली बार 7 एथलीट्स बुलाए। वहाँ पर एथलीट्स बेचारे कंफ्यूज हो रहे हैं, मार्टिन फिट्जवाटर को जगह नहीं मिल रही तो वो पीछे चले जा रहे हैं। उनको पता ही, उनको भी कंफ्यूजन हो गई ना, उनको भी समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर बॉक्स तो मेरे लिए बनाई नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ, तो वो पीछे जा रहे हैं, उनको डांट के आगे बुलाते हैं। उसके बाद मार्टिन विदाउट बॉक्स खड़े हो गए, फिर कहते हैं मार्टिन एंड ब्रैंडन स्विच। इस पूरे लाइनअप में आपको कहीं ब्रैंडन करी दिख रहे हैं? फिर कहते हैं नहीं सॉरी हमसे गलती हो गई, मार्टिन एंड राफेल स्विच। तो मैं बता रहा हूँ ये सही स्टेट ऑफ माइंड में नहीं थे, इनको एथलीट्स के कॉम्पिटिटर्स के नाम लेने में कन्फ्यूजन हो रही थी, बॉक्स कम बना देते हैं। यह है मेंस ओपन की बड़ी ग्रैंड स्टेज, मेन स्टेज। अब वहीं जो छोटी स्टेज है जहाँ पर ये क्लासिक और मेंस फिजिक करवाते हैं, आप अगर गौर करो यहाँ पर इन्होंने 8 बॉक्सेस बनाए थे, कोने में 2 ब्लू बॉक्स दिख रहे होंगे, यहाँ 8 और वहाँ पे 6। तो इसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड्स का मिसमैच होना। इतना ग्लिच था इस ओलंपिया में। इसके बाद अगर हम चलते हैं दोस्तों, तो इनकी इस बार सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम ये रही जिसके लिए जे कटलर ने पहले से पहले शिकायत कर दी थी। जे कटलर ने बोला कि मैं प्री जजिंग वाले दिन आऊँगा ही नहीं, क्योंकि ये लोग प्री जजिंग में इतना लेट शुरू करते हैं उसे। स्पेशली जे कटलर यहाँ पर मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग की बात कर रहे थे और इस साल ये चीज़ देखी गई, इन्होंने सबसे ज़्यादा लेट मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग शुरू करा है, उससे पहले सारी डिवीजन्स करवा दी। ये चीज़ गलत नहीं है,
क्योंकि बाहर जितने भी फॉरेन कंट्रीज़ में शोज़ होते हैं सारे ऑन टाइम चलते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें ये चीज़ गलत लगी कि ओलंपिया जैसे एक प्रेस्टीजियस कॉन्टेस्ट को इतना ज़्यादा बोरिंग बना देते हैं ये लोग कई बार कि अब पुराने लेजेंड्स जे कटलर, रॉनी कोलमैन, डेक्स्टर जैक्सन इवन या डोरी नेट्स के एरा के लोग आजकल काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पे कंप्लेंट करते हैं कि ओलंपिया अब बहुत बोरिंग होता जा रहा है। लंबी लंबी डिवीजन्स चलती हैं, कई सारे एथलीट्स compete करने के लिए स्टेज पे उतरते हैं, तो वो एक जो प्रेस्टीज होती है ना, जो एक लिमिटेड एथलीट्स के साथ में बनी रहनी चाहिए, वो चीज़ ख़त्म हो गई है। और इस बार प्री जजिंग सबसे ज़्यादा लेट स्टार्ट हुई थी। इतना लेट हुई थी, मैं आपको अगर एक अंदाज़ा दूँ, लगभग 5 घंटे लेट। एक आम शेड्यूल के मुकाबले ये शेड्यूल इतना अजीब था इस बार ओलंपिया का। हालांकि टाइम जोन अलग था, वैसे कई बार ये लोग ऑरलैंडो में कराते हैं, इस बार इन्होंने लास वेगास में कराया, तो उस हिसाब से लाइव स्ट्रीमिंग का टाइम जोन भी पूरा हिल जाता है। लेकिन 5 घंटे का डिले इस बार क्लियर, मैंने भी खुद मतलब घड़ी पे काउंट किया था। इन लोगों ने इस बार फाइनल्स के अंदर भी शेड्यूल को चेंज करा है, जो कभी इससे पहले नहीं हुआ था। तो चीज़ें कई बार ऐसी हो गई थी। प्री जजिंग के अंदर स्पेशली बात करूंगा, मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग देखते वक्त आउट ऑफ पेशेंस एक होने लग गया था कि यार ये लोग ला क्यों नहीं रहे हैं आखिरकार बॉडी बिल्डर्स को, कितनी देर से वो सारे पीछे खड़े हुए हैं, बाकी सारी डिवीजन्स करवा रहे हैं, क्योंकि 5 वुमेंस डिवीजन्स हैं। पहले ऐसा होता था कि मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग कहीं ना कहीं बीच में हो जाया करती थी। इस बार वो सारी वुमेंस डिवीजन करवा के उसके बाद में इन लोगों ने मेंस ओपन करवाई थी प्री जजिंग में। बहुत लेट प्री जजिंग थी इस बार की, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। और इस चीज़ ने जे कटलर जैसे लेजेंड को इतना इरिटेट करा, उन्होंने पहले ही बोल दिया मैं नहीं आऊँगा, और वो आए भी नहीं थे प्री जजिंग डे वाले दिन। इस बार इसके बाद अगर चलता हूँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे को लगी, वो थी इनकी लाइव स्ट्रीमिंग क्वालिटी। ये लोग हर बार चैलेंज लेते हैं कि हम पिछले साल के मुकाबले और ज़्यादा ख़राब जाके दिखाएंगे इस साल। दोस्तों, जब अमेरिकन मीडिया LLC इस ओलंपिया ब्रांड को ओन करता था ना, तो इसकी लाइव स्ट्रीमिंग क्वालिटी सुपर्ब होती थी। मैंने अभी आपको कुछ देर पहले 2014 की वो जो वीडियो फुटेज दिखाई ना, वो एक्चुअली में लाइव स्ट्रीमिंग है। इस क्वालिटी पे थे ये लोग 10 साल पहले। उसके बाद ओलंपिया को मिलता है एक नया ओनर 2020 में, जेक वुड। और जेक वुड ने उसके बाद एक कसम खाई इसको खरीदते ही कि मैं जितना ख़राब एक्सपीरियंस दे सकता हूँ, पूरी शिद्दत और मेहनत से उतना ख़राब और गंदा एक्सपीरियंस देने की कोशिश करूँगा ओलंपिया देखने वाले वर्ल्ड वाइड मेरे व्यूअर्स को। लेकिन दिखावा ऐसे करूँगा कि मैं हर साल ओलंपिया के लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हर साल होती हैं। जैसे आईफोन वाले हर साल एक नया आईफोन लॉन्च कर देते हैं ना, दिखाते हैं कि हमने बहुत इनोवेटिव कोई काम करके दिखाया है जो दुनिया में हमसे पहले कोई करने वाला हुआ ही नहीं। वो डिज़ाइन भी मुश्किल से बदलते हैं और दिखाते हैं कि हमने कंप्लीटली चेंज कर दिया अपना फ़ोन। भीड़ भी लगती है उसे खरीदने, पर कम से कम वो इतना तो करते हैं कि हर साल अपना कैमरा अपग्रेड करते हैं ताकि क्वालिटी बढ़िया आए वीडियो की। और यहाँ देखो 10 ईयर डिफरेंस। तो आई थिंक जेक वुड बहुत इंस्पायर्ड है एप्पल से। करना धरना कुछ है नहीं फैंस के लिए, लेकिन हर साल दिखाना है कि हम आपको कुछ बहुत बड़ा पिछले साल से बहुत नया देने वाले हैं। ये उतना भी दे देना जो आज से 5 साल पहले ओलंपिया ब्रांड देता था अमेरिकन मीडिया। नो स्पॉन्सर इन बैकग्राउंड, फ्री ऑफ कॉस्ट ओलंपिया लाइव स्ट्रीमिंग और बेस्ट क्वालिटी, तो भी बहुत बड़ी बात होगी इनके लिए। ये वो भी नहीं कर सकते हैं। इन्होंने इस साल $6 लाख क्यों दिए हैं सैमसन दादा को मालूम है? क्योंकि आर्नोल्ड वाले अगले साल $5 लाख देने वाले हैं। और ये बहुत ही ज्यादा खराब होता है इनके ब्रांड के लिए कि ओलंपिया में $4 लाख अभी तक मिलते थे, आर्नोल्ड वाले $5 लाख दे रहे हैं। इसीलिए इनको ये प्राइस बढ़ाना पड़ा ताकि आर्नोल्ड से ऊपर रहें। नहीं तो आज तक 4 साल से ऊपर हो गए जेक वुड को ओलंपिया ओन करते, क्यों नहीं प्राइस बढ़ाया? अब क्यों याद आ रहा है? क्योंकि आर्नोल्ड बढ़ा चुका है, क्योंकि दुबई प्रो में भी अब प्राइज मनी बढ़ने वाला है अगले साल। इस वजह से ये लोग बढ़ा रहे हैं, नहीं तो ये लोग 4 लाख से ऊपर कभी ना बढ़े। स्पॉन्सर्स कितने दिखाते हैं आज, लाइव स्ट्रीमिंग कितनी खराब करते हैं, पब्लिक से भी कितना पैसा लेते हैं उस खराब लाइव स्ट्रीमिंग का, पर देते सिर्फ $4 लाख ही थे। अब जा करके इन्होंने 6 लाख करा है, वो भी आर्नोल्ड की देखा देखी। और उसके बाद कहते हैं कि हम करके दिखाते हैं, हम सिर्फ बोलते नहीं हैं। तो वो भी तो करके दिखाने वाले हैं। उन्होंने कौन सा हवा में बात बोल दी होगी श्वार्ज़नेगर ने? वो भी देंगे 5 लाख। उन्होंने 1 साल पहले अनाउंसमेंट कर दी, आपने एकदम झट से अभी पैसे दे दिए, क्योंकि अगले साल तो आप पे सवाल उठने शुरू हो जाते ना कि आर्नोल्ड ने तो दे दिया 5 लाख, अब बताओ ओलंपिया वाले 4 लाख क्यों देते हैं? अगले साल पूरा ये सिलसिला सवालों का ही रहने वाला था, इसलिए इनको पैसे बढ़ाने पड़ गए ताकि अब इन पे कोई उंगली ना उठा पाए। जो एक सही मूव है, इसको मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, बट आज तक नहीं याद आई ये वाली बात इन्हें। और मैं आपको बता दूं, श्वार्ज़नेगर ने इस साल, मतलब श्वार्ज़नेगर तो नहीं बल्कि आर्नोल्ड स्पोर्ट्स फेस्टिवल के जो ऑफिशियल प्रमोटर्स हैं, उन्होंने इस साल भी पैसे बढ़ाए हैं। $3 लाख इस साल भी दिए हैं हार्डी शूपन को। पिछले साल 3 लाख नहीं थे, पिछले साल ये प्राइज मनी था 2 लाख। इस साल इन्होंने 3 कर दिया, अगले साल ये 5 कर रहे हैं। सोचो वो 2 से 5 तक चलेगा, 3 लाख रुपए बढ़ाए हैं उन्होंने। अगर आप गौर करो, इन्होंने अभी भी 2 लाख बढ़ाए हैं। मैथमेटिकली उन्होंने, आर्नोल्ड वालों ने 2.5 टाइम्स अपना प्राइज मनी कर दिया है। और उस हिसाब से अगर 2.5 टाइम्स ओलंपिया को प्राइज मनी बढ़ाना चाहिए, तो इस साल इनको सैमसन दादा को देना चाहिए था $1 मिलियन। 2.5 टाइम्स इतना होता है 4 लाख का। और जितना ये लोग लाइव स्ट्रीमिंग से हमसे लेते हैं और स्पॉन्सर से लेते होंगे ना, ये इजीली इतना पैसा अभी भी दे सकते हैं। अमेरिकन मीडिया कभी हमसे लाइव स्ट्रीमिंग का पैसा और इतने स्पॉन्सर्स नहीं लगाता था।
तो उनका समझ आता था $4 लाख देने का रीज़न, इनका नहीं आता है। चलो ये भी अच्छा है कि इन्होंने 4 लाख नहीं अब 6 लाख कर दिए। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत बड़ी मैं डबल स्टैंडर्ड्स वाली बात बोलूँगा, जो कहते हैं ना कि हिपोक्रेसी, उसका एग्जाम्पल देता हूँ। इस साल ओलंपिया में क्या करा, और ये चीज़ करने वाले ज़्यादा करके थे बॉब चिक्रेलो, द वॉइस ऑफ ओलंपिया। हर साल की तरह इस साल भी ओलंपिया के अंदर वीडियो फुटेज बनाना, फोटोज़ खींचना अलाउड नहीं था एक नॉर्मल इंसान के लिए। जो वहाँ पर मीडिया गई थी उनका समझ आता है, लेकिन जो नॉर्मल लोग वहां पर व्यूअर्स गए थे उनको बिल्कुल अलाउड नहीं था। बॉब ने तो पता है ये तक बोल दिया कि हमारा एक सिक्योरिटी गार्ड है, अगर आप ऐसा करोगे, फोटो या वीडियो बनाओगे ओलंपिया की, तो वो आपको बाहर लेकर के जाएगा और आपका मर्डर कर देगा। उन्होंने ये चीज़ काफ़ी फ़नी वे में बोली, बट उन्होंने ये चीज़ हर बार बोली, जितनी बार प्री जजिंग फाइनल्स हुए ओलंपिया के, फ्राइडे नाइट, सैटरडे नाइट, हर बार उन्होंने एक बात बोली कि ले जा करके बाहर आपका मर्डर कर देगा। तो इससे ये समझ आता है कि ये लोग कितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे अपने प्रोटोकॉल्स को लेकर के कि किसी और के फ़ोन से बाहर वीडियो फुटेज लीक भी ना हो जाए ओलंपिया की। समझ आता है कि आपने एक रूल सेट किया। तो फिर ये फुटेज कहाँ से आई? ये लाइव स्ट्रीमिंग नहीं है। मैं आपको बताता हूँ ये फुटेज मेरे पास कहाँ से आई। ये फुटेज आई मिलोस सार्सेफ के इंस्टाग्राम पेज से, एंड मिलोस सार्सेफ कोई ऑफिशियली मीडिया रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे। इवन ली लब्राडा ने भी ओलंपिया की वीडियो फुटेजेस अपलोड करी हैं, जबकि वो भी एक एज अ गेस्ट ही वहाँ पर बुलाए गए थे, कोई मीडिया की तरफ से नहीं आए थे। और बहुत सारे लोगों ने, यार इन दोनों के तो ये तो बहुत बड़े नाम मैंने ले दिए, बहुत सारे लोगों की तरफ से वीडियो और फोटोज लीक हुई हैं। तब कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं आया ऐसे लोगों को पकड़ के बाहर ले जाने के लिए। आई एम श्योर आपके पास भी काफी सारी ओलंपिया की थर्ड पार्टी फुटेजेस होंगी, वीडियो और फोटोज होंगी। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि मिलोस उस टाइम पे मिस्टर इंडिया बने हुए थे कि सिक्योरिटी गार्ड को दिखाई नहीं दिए, या दूसरे बड़े बॉडी बिल्डर्स उस टाइम दिखाई नहीं दे रहे थे। सब दिखाई देता है, बट उनके लिए सब चलता है। और इवन कॉमन पब्लिक की तरफ से यार इतने सारी फोटोज वीडियोस लीक होकर आई है, तो मेरा तो मानना है उस सिक्योरिटी गार्ड को सबसे पहले इनको फायर करना चाहिए था। खैर मैं भी मजाक ही कर रहा हूँ बॉब चिक्रेलो की तरह। यहाँ पर कहने का मतलब दोस्तों ये है कि ये लोग इतना स्ट्रिक्टली एक बात को बोलते तो हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं कर पाते, और फायदा नहीं है उन बातों को बोलने का जो आप पूरी ना कर पाओ। अगर एक्चुअली में ये लोग चाहते ना तो इतने स्ट्रिक्ट हो सकते थे कि उन लोगों को बाहर लेकर चले जाते जिन जिन लोगों ने वीडियोस बना करके ऑनलाइन डाली, पर ऐसा कुछ नहीं होता। और सब लोग वहाँ पर वीडियो फुटेजेस बनाते ही हैं, हर साल से बनती आ रही है, कई सालों से बनती आ रही है, और ये लीनियंसी रहनी चाहिए, बट ये फेक स्ट्रिक्टनेस का ड्रामा सही नहीं है। यही थे दोस्तों ओलंपिया में बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम्स, स्कोर कार्ड ग्लिचेस, लाइन्स के अंदर बने उन बॉक्सेस का खुद ही जजेस को पता ना होना, बेहद खराब लाइव स्ट्रीमिंग, स्ट्रिक्टनेस का ड्रामा करके कंप्लीटली लीनियंट हो जाना, और एक की जगह 3-3 पोजिंग म्यूजिक्स चला के एथलीट की पोजिंग को खराब करने की कोशिश करना। मुझे नहीं लगता कि इतना प्रॉब्लमैटिक मिस्टर ओलंपिया और इतना आउट ऑफ मैनेजमेंट मिस्टर ओलंपिया इससे पहले कभी भी जेक वुड ने ऑर्गेनाइज करवाया होगा। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि हर साल ये पूरी शिद्दत से कोशिश करते हैं कि किस तरह ऑडियंस के एक्सपीरियंस को और ज्यादा खराब कर दें, और उसको एक इनोवेशन का नाम दे देते हैं। मुझे सही में बहुत बुरा फील हुआ जब इतने सारे मिस्टर ओलंपिया एथलीट्स इस साल अपनी लाइफ की बेस्ट बॉडी लेकर के आए। आपको उन सारे एथलीट्स के नाम पता है, उसके बावजूद इतने खराब लाइव स्ट्रीमिंग प्रिंट के अंदर वर्ल्ड वाइड हम फैंस ने उनको ऐसे देखा। उनके लिए तो ये निराशाजनक रहा होगा क्योंकि उनके फैंस ने उनको ऐसे देखा, और हमारे लिए भी ये बहुत ही ज्यादा निराशाजनक था कि 60वें साल पे ऐसा हमें एक्सपीरियंस मिला। ये मेरे थॉट्स थे, आपके क्या है जरूर कमेंट में लिखना। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, अब मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।